बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज का दिन इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स और सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के हवाले से काफ़ी अहमियत का दिन रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस के फैसले के हवाले से जो अपील थी उसका महफूज फैसला आज 2 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रहे थे, उन्होंने सुनाया और इमरान खान साहब की जो 3 साल की सज़ा थी उसे मुअत्तल किया। अब ये एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी सज़ा की मुअत्तली के साथ ही उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो गई है। क्या वाकई उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है? और ये जो सज़ा की मुअत्तली है ये कितना बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन और उनके कारकुनों के लिए, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले के साथ साथ एक अहम प्रोसीडिंग आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और सुप्रीम कोर्ट की वो प्रोसीडिंग थी नैब के जो तरमीमी एक्ट है जो अदालत में चैलेंज हुआ है उसके हवाले से, वहाँ पर भी कुछ आवाज़ें सुनाई दी और एक बार फिर फुल बेंच और फुल कोर्ट की बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने की और उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसकी जब तक कि उसका फैसला नहीं होता उस वक्त तक इसकी प्रोसीडिंग ना की जाए, और ये उनका पहले भी मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके गिर्द रहने की कोशिश करेंगे और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना रिलीफ मिला है और कितनी अहमियत का हामिल ये मुकदमा है और कितने दिन तक कैदी नंबर 804 मजीद अटक जेल में रहेंगे, इस पर आज बात करने के लिए जिन मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया उनमें नईम हैदर पंचौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है चेयरमैन के वकील भी हैं, हसन रज़ा पाशा साहब पाकिस्तान बार काउंसिल से, जहांगीर जदून साहब सेकंड सेगमेंट में हमारे साथ होंगे, हाफिज़ एहसान अहमद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ हसन रज़ा पाशा साहब से। पाशा साहब, आज का फैसला अगर आम लफ्ज़ों में आप हमें बता सकें कितना बड़ा रिलीफ है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं है आपके ख्याल में? देखें, आज का फैसला हम इसको रूटीन वाला फैसला कहेंगे, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट ने सजा दी थी वो 3 साल थी, महज 3 साल और बड़ी शॉर्ट सेंटेंस थी, तो इसको सस्पेंड होने ही था। अमूमन शॉर्ट सेंटेंस जो होती है उसको एपेलेट कोर्ट सस्पेंड कर देती है। एक ही ग्राउंड होता है कि शॉर्ट सेंटेंस है इसलिए बेल हम ग्रांट कर रहे हैं। असल में कुछ जो है वो एक तो इस केस की हाइप क्रिएट हो गई, बड़ी वीआईपी शख्सियत थे इसमें बतौर मुल्ज़म इन्वॉल्व, फिर लॉयर्स की एक बहुत बड़ी टीम थी, सब ने ऑलमोस्ट आर्ग्यूमेंट्स भी करने थे और उन्होंने किए। मामलात को खामखा का इतना फैलाव दे दिया गया, मसलन एविडेंस को टच किया गया, एविडेंस को कंसीडर किया गया, उसकी ज़रूरत नहीं होती। जब सस्पेंशन की पिटीशन पे आर्गूमेंट्स होते हैं तो वो सिर्फ जो जजमेंट होती है उसके अंदर जो फ्लॉज या कोई प्रोसीजर डिफेक्ट्स होते हैं या कंट्राडिक्शंस होते हैं उनको पॉइंट आउट करना होता है और साथ ये बताना होता है कि इससे पहले मुल्ज़म जो है वो प्रीवियसली नॉन कन्विक्ट है या कन्विक्टेड है। ये 2 बातें होती हैं, इसके अलावा और तीसरी बात नहीं होती। सही। तो बहरहाल ये रूटीन का रिलीफ है, इसको कोई एक्स्ट्रा। अच्छा, आप समझते हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ नहीं है? नहीं, आपको क्या लगता है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो आज रिलीफ मिला, आप उनकी लीगल टीम का भी हिस्सा हैं, आपके ख्याल में ये रिलीफ ऐसा ही है जैसे पाशा साहब कह रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं ये बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन के लिए? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये शॉर्ट सेंटेंस थी और इसको पहली दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन, 2-4 दिन में इसके ऊपर फैसला हो जाता, क्योंकि जो शॉर्ट सेंटेंस है ये सजा जो है फौरन मुअत्तल हो जाती है और इसके अंदर कानून के मुताबिक आज फैसला आया है, कोई ऐसी चीज हटके नहीं हुई कानूनी तौर पर, क्योंकि जब अदालत से रुजू किया जाता है उस ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है जो सजा हुई होती है तो वो जमानत जो है हो जाती है। दूसरे नंबर पर देखना ये होगा कि जो आज गिरफ्तारी के हवाले से एक चल रही है खबर मीडिया के ऊपर जी, वो एक हम देख रहे थे कि ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। नहीं, तो इस पे सेकंड सेगमेंट में आपसे बात करूंगा। जरा फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट और उसके गिर्द और तोशाखाना मुकदमे पे बात करेंगे। आपसे ही सवाल ये रखूंगा, आपके ख्याल में जो आपने और पाशा साहब ने बात की, तकरीबन दोनों की बात में मुमासलत है। अब जो नाअहली का स्टेटस है वो तो अपनी जगह पे बरकरार है, तो बज़ाहिर तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो एक्सपेक्ट कर रही थी या जो एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेट किया था उस तरीके से टारगेट अचीव नहीं हो सकता।
देखें, जो सेंटेंस है, जो जिस हद तक जो फैसला है वो एक अलग है और जो कन्विक्शन है वो एक अलग है। इसके ऊपर वाज़ेह जजमेंट भी है कि सेंटेंस जब सस्पेंड होती है तो डेफिनेटली उसका उस मुअत्तली के जो उनका नोटिफिकेशन हुआ है, जो एक उन्होंने ऑर्डर किया है कि नाइल किया जाए, उस हवाले से आई थिंक मुझे लगता है कि उस बात के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम इसके ऊपर कानूनी मुशावरत जो है वो कर रहे हैं कि उस ऑर्डर को जो किया गया उसको चैलेंज किया जाए। दूसरे नंबर पर ये है कि जो कन्विक्शन है जब वो खत्म होती है तो डेफिनेटली जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ऑटोमेटिकली खत्म है। इसके ऊपर तो बिल्कुल ओपिनियन वाज़ेह है, लेकिन इसके ऊपर फाइनल जो है भी नहीं दे सकता। अच्छा, आप हाफिज अहसान साहब एग्री करेंगे नईम साहब ने जो बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेके चलता हूँ, चूँकि इसके अंदर ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट का केस नहीं है, या ये है कि सिर्फ एक सेशन जज ने उसको प्रोसेस किया हो और हाई कोर्ट के अंदर आ गए हों, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। ये पाकिस्तान के अंदर पहला केस ऐसा आया है कि जो इलेक्शन 2017 के जो नए लॉज बने थे, जिसको पीटीआई के लोग भी उसके अंदर थे, जिसके दो कंपोनेंट आए थे। एक उसका कंपोनेंट आया था जो प्योरली इलेक्शन मैटर्स है, और उसके अंदर उसका कॉन्सिक्वेंस था, और वो कॉन्सिक्वेंस सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं था, वो कॉन्सिक्वेंस हर उस शख्स के लिए था जो उस इलेक्शन प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे। उसमें आपके पोलिंग्स के लोग भी थे, उसके अंदर जो आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो भी सारे थे। उसके लिए सर्टेन क्लॉजेस जो थी वो इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर हिस्सा बनी उसके अंदर। अब ये जो केस आया है ये एक ऑफशूट है उस ओरिजिनल इलेक्शन एक्ट 2017 का, कि जिसके अंदर ये था कि हर पाकिस्तान का जो पार्लियामेंटेरियन है उसकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर साल 31 दिसंबर तक अपने गोशवारे जाहिर करेगा, एसेट्स लायबिलिटीज को जमा करवाए। अगर वो नहीं करवाता तो वो सेक्शन 137 ये कहता है कि आपको एक वार्निंग। अच्छा, तोशाखाना के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। आई बिलीव कि आप उसी पे मेरिट्स और डीमेरिट्स पे जा रहे हैं। मैं मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, ओके। मैं सिर्फ उस हद तक आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो 21 अक्टूबर को आया, उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया, अगर वो फैसला सस्पेंड करवा लिया जाता या उसकी प्रोसीडिंग्स जो थी वो खत्म करवा ली जाती, ऑन सो मेनी रीजंस, जिसके अंदर 137 के अंदर डेफिनेटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डिफेंस भी है, तो ये जो ऑफशूट सेक्शन 190 की एडिशनल सेशन जज के पास आई है, इसकी कोई नौबत नहीं आती। आप समझते हैं उसकी वजह यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अब 2 जगह डिस्क्वालीफाई हुए हैं। एक डिस्क्वालीफाई हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन के अंदर आए हैं 63(1)(p) के अंदर, और जब इन्होंने सजा दी है एडिशनल सेशन जज ने, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का 63(1)(h) है, जिसके अंदर यह है कि अगर आपको 2 साल से ज्यादा पनिश कर दिया जाए तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। तो अब 2 जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, और जहां तक वो बात है कि क्या सस्पेंशन जो है ये एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, हम कोर्ट्स के अंदर चलते हैं, और 2011 की जो अमेंडमेंट्स आई हैं 426 के अंदर, वो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स पे भी उनको दी जाती है। बट चूंकि इसके अंदर इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट है, एक पॉलिटिकल लीडर है, अब ये है कि क्या वो सस्पेंशन जो है उसका डिस्क्वालिफिकेशन को इफेक्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसका ये है कि जितनी देर तक आपकी सस्पेंशन की बजाय सेट असाइड डिस्क्वालिफिकेशन, जब तक बरियत नहीं होती वो रहेगा, खत्म नहीं आएगा, दोनों जो डिस्क्वालिफिकेशन है 1P की और 1H की रहेंगी, और जितनी देर वो ये हैं उतनी देर तक एज ए पॉलिटिकल लीडर वो है, वो पाकिस्तान के पार्टी को भी लीड नहीं कर, इलेक्टोरल हिस्सा भी नहीं कर सकते और प्रोसेस। पाशा साहब, आप एग्री करेंगे हाफिज एहसान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो इलेक्शन कमीशन वाला फैसला है, अगर उसको हाई कोर्ट से सेट असाइड करवा लेती पीटीआई, उसके खिलाफ अपील में चली जाती, तो फिर ये सेशन जज वाला मामला ही ना होता? जी बिल्कुल, उसमें ये हुआ था कि जो रेफरेंस गया था स्पीकर की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उन्होंने अपनी स्क्रूटनी करके तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और उसको भेज दिया। साथ ही मेरा ख्याल है कि अगर वो चैलेंज करते भी तो डिपेंड करता था अदालतों पे कि वो उसको सस्पेंड करती है या नहीं करती। एनीवेज उन्होंने रेफरेंस भेज दिया, और रेफरेंस जब कोर्ट में आया तो कोर्ट ने ट्रायल के बाद एक सजा दे दी। अब मुहतली दोनों सूरतों में अपनी जगह पे मौजूद है, और अनटिल अनलेस अगर वो इस पे बरी नहीं होते उस वक्त तक न्यायालय खत्म नहीं होगी, और अदरवाइज ये 5 साल के लिए बाकायदा तौर पे ये रहेगी। सही। पाशा साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन में जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसी में रिकमेंडेशंस थी फौजदारी मुकदमे की? जी, तो ये वही मैं कह रहा हूँ ना जी, कि चूंकि वो
उसी रिकमेंडेशन के तहत रेफरेंस आया और ये फौजदारी मुकदमा बना। ऑल दो कि इट इज फर्स्ट इंस्टेंस केस, पूरे पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस तरह का केस आया है सामने, स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट की डेजिग्नेट कर दी गई और उन्होंने ट्रायल किया। तो आम हालात में तो इतनी सजा वाले जो केसेस होते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास होते हैं, लेकिन चूंकि ये स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुई तो इस वजह से एडिशनल सेशन जज साहब को बाइख्तियार बनाया गया ये केस सुनने का, उसकी ट्रायल करने का। और ये सही नईम साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, अब ज़रा मैं जाऊँगा तोशाखाना के मुकदमे की मेरिट्स और डीमेरिट्स और जो 14 महीने की प्रोसीडिंग्स हैं। एक इल्ज़ाम ये भी लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एडिशनल सेशन जज के पास केस ज़ेर समाअत था, 14 महीनों तक इस सारे मामले से डिलेइंग टैक्टिक्स हों या फिर टेक्निकल ग्राउंड्स हों, उस पर भागने की कोशिश की बजाय इसके कि अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को गलत साबित करने के लिए वो एडिशनल सेशन जज की अदालत में या इलेक्शन कमीशन में वो शवाहिद रखते जिसमें वो ये साबित करते कि उन पर लगने वाले इल्जामात गलत हैं। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो आप लोग जिक्र कर रहे हैं, जो फैसला आया उसको हमने बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और उसके ऊपर हमने 12 इस्तदा की कि फिक्स किया जाए और इसके ऊपर समाअत हो। तो उसके ऊपर ना तो फिक्सेशन की गई, फिर जब फिक्स नहीं किया गया तो उसके ऊपर समाअत नहीं हुई, तो हमने ये इस्तदा की कि ये फिर हमें दरखास्त वापस ले लेने थे। तो वो भी हमारी दरखास्त कबूल नहीं हुई और मामला क्योंकि नीचे वाला जो था वो जो कंप्लेंट के हवाले से या उनको मियां वाली से जो डीसीड किया गया था वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चलने लग पड़ा और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ही हम ये कह रहे थे कि एडिशनल सेशन जज साहब जो हैं वो डायरेक्टली नहीं होते, उसका प्रोसेस है कि वो मजिस्ट्रेट के जरिए कंप्लेंट फाइल होगी और उस रूट से आएगी। दूसरा, उसके अंदर टाइम लिमिटेशन का बड़ा था कि हम ये कह रहे थे कि 120 दिन के अंदर ये होनी चाहिए थी और 3-4 साल हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए। सही। अच्छा, ये तो सारे मेरिट्स आपके सामने पहले भी बताया गया कि किस तरह से ये किया गया। अब आपने जो सवाल किया है, एक छोटा सा अगर आपकी इजाजत हो नईम साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आपसे ही दोबारा इसी सवाल से चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद नईम अदर पंचौता साहब की तरफ दोबारा जाऊंगा। वो अपनी कोई बात कर रहे थे, उसे कंप्लीट करना चाह रहे थे, मैंने उन्हें इंटरप्ट किया और मेरे सवाल पर ही कुछ कहना चाह रहे थे। नईम साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, इसके अंदर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जो मामला है, क्योंकि बात ये की जा रही है कि खान साहब ने केस जो है वो कंटेस्ट नहीं किया। खान साहब, देखें, बात ये है कि ये नवंबर के अंदर कंप्लेंट फाइल हुई और इसके अंदर खान साहब, क्योंकि उनके ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था और हमने दरखास्त दी कि खान साहब इस वजह से जो है वो पेश नहीं हो पा रहे और दूसरा ये कि सिक्योरिटी कंसर्न के अंदर आपको पता है पहले भी वहां पर मर्डर हो चुके हैं, तो वो हमने हवाला दिया था। उसके बाद क्या हुआ जी कि 2-3 डेट्स के बाद फौरन ही वारंट निकाल कर एक ऑपरेशन जो है जमान पार्क के अंदर शुरू कर दिया गया। फिर खान साहब को जैसे 9 मई को गिरफ्तार किया और फौरन ही फर्द जुर्म उनके ऊपर लगाया गया। इसके अंदर सबसे जो बुनियादी हमारा जो सवाल था कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन ये जो हम उठा रहे हैं, 4-5 चीजें हैं कि मियां वाली से DC2 है तो इस्लामाबाद कैसे हो सकता है, जुरिस्डिक्शन का मामला कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन होनी थी या 120 दिन के अंदर ये कंप्लेंट फाइल होनी थी और दीगर हम साथ इतराज़ात करके ये पहले डिसाइड कर लिया जाए, फिर अगर कंप्लेंट चलानी है चले, अगर मेरिट के ऊपर चलती है तो चले। लेकिन क्योंकि उन्होंने जो नीचे एडिशनल सेशन जज साहब उन्होंने हमें सुना ही नहीं, हमें मौका ही नहीं दिया गया, तो लिहाजा हमें जब मौका नहीं दिया गया तो हम हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट में आकर हमने ये इस्तदा की, हाई कोर्ट ने 3 दफा उन्हीं जज साहब के पास मामला भिजवा दिया। तो जब 3 दफा उसी जज के पास मामला भेजा गया, उसने फिर तीसरी दफा भी बगैर सुने फैसला कर दिया। तो मसला सिर्फ ये था कि ये केस चलने के काबिल नहीं। जब चलने के काबिल नहीं है तो कंप्लेंट तो फिर बाद में आएगी ना कि वो चलेगी, उसके अंदर आप कह रहे हैं आप मेंटेनेबिलिटी पे उस वक्त बात करते हैं जब आप ये समझते कि चलने के काबिल होगा। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून है और एडवोकेट जनरल भी रहे। जहांगीर जदून साहब, आप एग्री करते हैं नईम पंचौता साहब का जो मौक़िफ़ है केस की मेंटेनेबिलिटी और उसकी टेक्निकल रीजंस के हवाले से और जुरिस्डिक्शन के हवाले से? ये देखो, इन्होंने अपनी जो इन्होंने रिप्लाई फाइल की थी कंप्लेंट की, पहले देखे ना, ये जब रेफरेंस आया स्पीकर की तरफ से तो इलेक्शन कमीशन में भी इन्होंने केस कॉन्टेस्ट किया है, वहाँ पे भी तो इन्होंने जो उनसे गलती हुई है गुशवारे के अंदर जो स्टेटमेंट जो चीज़ें इन्होंने मेंशन नहीं की हैं वो तो अब दोबारा ये तो
एडमिटेड फैक्ट है कि इन्होंने मेंशन नहीं किए। अब रही इसकी बात टेक्निकलिटीज की, तो इन्होंने जो इस तरह अभी बताई इन्होंने, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इन्होंने ये पॉइंट उठाए कि ये जो है हमारी बेसिक ऑब्जेक्शन है जो जुरिस्डिक्शन का। अब ये सारे पॉइंट इन्होंने कल अपील में भी मेंशन किए हैं, लेकिन अब देखते हैं कोर्ट का रिटन ऑर्डर मेरे पास अभी नहीं आया कि इनका आया ये कोर्ट ने ये नहीं की, क्योंकि नीचे वाली कोर्ट में तो मेरे हाल में इनको पहले मौका देते रहे हैं, लेकिन पेश नहीं देते। आखिर में जज साहब ने जब कर दिया, मैं कह चुका हूँ कि जज साहब ने थोड़ी सी जल्दी दिखाई है। अच्छा। जो उनके डिफेंस के जो विटनेस ये प्रोड्यूस करना चाहते थे, गो कि वो रेलेवेंट थे या नहीं थे, लेकिन उनको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए था। रिकॉर्ड पे ला के अगर फैसला करती तो हो सकता है एक बेहतर जजमेंट आती। सही। हाफिज एहसान साहब, जहांगीर जदून साहब ने 2 पॉइंट्स को एग्री किया है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन में उन्होंने केस को कंटेस्ट किया और वहाँ पर जो मिस डिक्लेरेशन थी उसको एक्सेप्ट भी किया है, लेकिन जुरिस्डिक्शन के मामले पे भी वो समझते हैं कि एक उनका लीगल पॉइंट था और दूसरा जो डिफेंस के जो उनका एक राइट था वो उन्हें नहीं दिया गया। गवाहों को जो पेश करना चाहते थे रेलेवेंट थे या नहीं थे, अगर रिकॉर्ड पे आ जाते तो एक बेहतर फैसला होता। आप एग्री करते हैं इस पॉइंट से? देखें, 2 तरह के डिफेंसेस थे। एक डिफेंस वो था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के अंदर था, और वो डिफेंस जो है अगर प्रोबेबली चले जाए तो वो 3 तरह की डिफेंस हो सकते हैं। एक उसके अंदर डिफेंस ये हो सकता था कि जी जो मैंने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं वो बिल्कुल ठीक डिक्लेयर किए हैं और उसके अंदर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं है और कोई इंटेंशन नहीं है, लिहाजा 137 का केस नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये बन सकता था उस चीज़ के अंदर जी कि जी चूंकि सारी चीज़ें मेरी डिक्लेयर्ड आई हैं और उन डिक्लेयर्ड के ऊपर आपने जो प्रोसीडिंग स्टार्ट की है, अगर आपने करनी भी थी तो आपको 120 दिन के अंदर उन प्रोसीडिंग्स पे जाना चाहिए वो था। कह रहे हैं कि हमने 120 दिन का कहा था। मैं गुजारिश करता हूं, 2 वो चीज़ें आ गई। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि जब भी आप कोई केस लड़ते हैं उसके दोनों हिस्सों पे आप जाते हैं, आप उसकी लीगल टेक्निकलिटीज़ पे भी जाते हैं, आप मेरिट्स पे भी जाते हैं। अब ये आया कि जो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ गई कि जिस वजह से जो मैं समझाऊं कि ये चीज़ आई है वो आया था एडमिशन आया था, और एडमिशन किसी भी प्रोसीडिंग और वो इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। और इवन ये है कि हमारा लॉ इस हद तक भी डेवलप हो चुका है कि अगर किसी जगह आप एडमिशन कर लेते हैं किसी प्रोसीडिंग्स के अंदर तो आप अपने राइट ऑफ अपील को भी खो देते हैं। क्योंकि जब आपने एक चीज़ मान ली ना, मान ली और उस मानने के बाद आपका नहीं, अब जो चीज़ मानी गई वो ये मानी गई कि बिल्कुल ठीक है हमने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हमने इसको अपनी टैक्स रिटर्न्स में डिक्लेयर किया और उसके साथ हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर किया। उन्होंने पॉइंट इसके अंदर ये लिया कि चूंकि इन्होंने माना है लेकिन इन्होंने 137 के अंदर जो था इसको फाइल नहीं किया तो लिहाजा ये एक इनका मिसडिक्लेरेशन है, फॉल्स है। और उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा कि 167 की जो प्रोसीडिंग्स है, जो आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर फॉल करेगा। और जब उसके अंदर फॉल किया तो फिर अगला उसका जो क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस था वो डिस्क्वालिफिकेशन जो उन्होंने 63(1)(p) के नीचे की, जो उसका एक सिविल कॉम्पोनेंट था, उसके बाद उन्होंने 174 के अंदर जब केस जो है वो भिजवाया सेशन जज के पास और उसको उन्होंने कहा 190 के अंदर जो एक रेफरेंस जाता है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया कि स्पेशल जज वाला मामला था। अब ये है कि आपके जो भी डिफेंस थे, चाहे आपका 120 दिन का था, चाहे आप उसे कहते हैं कि हमारा एक आप कहते हैं एडमिशन के बाद डिफेंस की को लेना या ना लेना जज का इख्तियार था, वो तो इसलिए आ गया ना कि देखें वो जो प्रोसीडिंग्स कर रहे थे वो आपकी अंडर द इनकम टैक्स लॉ नहीं थी। सही। वो प्रोसीडिंग आप थी इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे। और अगर ये चीजें थी भी जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है कि ये 3 पॉइंट्स थे, तो अप्रोप्रिएट ये था उस चीज के अंदर कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस फाइल किया गया 21 अक्टूबर को, और उसके साथ ये एक दिन केस फिक्स भी हुआ जो हमारे प्रीवियस चीफ जस्टिस साहब उनके सामने आया, तो उन्होंने कहा कि आप इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके लगवाएं। अतर मिनल्ला साहब के दौर के अंदर अगर वो चीज जो है प्रॉपर परसू कर ली जाती है और इसके अंदर यही इनके 3 प्लॉजिबल डिफेंस है उसके मुताबिक कर किया जाता, तो वो होता है कि अगर वो सस्पेंशन आ जाती तो वो जो 190 का रेफरेंस गया हुआ था सेशन जज की तरफ उसने वहीं रुक जाना था। सही। अगर उसके बाद वो सेंटेंस वो आपका एक अहम नुक्ता है जो मैं चाहूंगा नईम के सामने रखूं। नईम, एहसान साहब ने एक अहम नुक्ता जो उठाया, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल आप केस के
टेक्निकल ग्राउंड्स को भी देखते हैं, लेकिन साथ साथ मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी देखते हैं। और दूसरा जो उन्होंने एक और अहम नुक्ता बताया, उन्होंने कहा कि जब आपने एडमिशन कर लिया इलेक्शन कमीशन के सामने, तो ये तो आप अदालत के सामने एतराफ़ कर चुके हैं या किसी भी फोरम पर कि आपने ये चीज़ें डिक्लेयर नहीं की, तो फिर उसके बाद ये अदालत पर मुनसर है कि या वो जो भी फोरम है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो या अदालत हो, कि वो उस पर आपको क्या रिलीफ देता है या नहीं देता। आपके ख्याल में नहीं लगता कि कुछ तकनीकी गलतियां जो है ना टेक्निकल मामलात के पीछे रहने की वजह से हुई? देखिए, बात यह है कि गवाहों के हवाले से तो हमारी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है, उसके ऊपर नोटिस हुए थे और वो हमें मौका नहीं दिया गया। दूसरी बात ये जो कर रहे हैं इस हवाले से कि ये जो मामला था ये टैक्स के रिलेटेड नहीं था। बात ये है कि बात ये हुई कि जो डिक्लेरेशन है वो नहीं की गई 30 जून को। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एसेट उस साल के मौजूद थे वो हमने हर चीज लिख दी, और अगर उससे पहले कोई चीज, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई गाड़ी है, मैं 6 महीने पहले वो बेच देता हूँ, उसके पैसे मुझे मिलते हैं, कुछ मैं खर्च करता हूँ और बाकी मैं अकाउंट में रखवा देता हूँ, तो वो FBR में हर चीज डिक्लेयर है। वो हमने सारी तफसीलात, क्योंकि जो अकाउंटेंट था हमारा भी, मैं भी अब खुद तो नहीं जाता, चीफ साहब ने खुद भी ये रिमार्क्स दिए कि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं खुद जाकर अपने कोई शुमारे फिल करता हूँ या कोई टैक्स। लेकिन सर अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल तो होता है, आप उसे जिम्मेदारी देते हैं जी, तो वो एज ए एविडेंस मतलब जो है अपने आपने गवाह पेश करने हैं कि जिसने रिकॉर्ड जो है वो जमा करवाया, वहां पर फिल किए खाने कि जी इस खाने के अंदर ये चीज जो है, उसके ऊपर तोशा खाना नहीं लिखा हुआ, रकम तो लिखी हुई है जी कि ये पैसे आए जी, ये उसके ऊपर ये लिखना था कि ये तोशा खाना से बेच के ये पैसे जमा करवाए गए थे। तो पहला जो एक केस इसके अंदर एक ये भी पॉइंट उठाया गया ना जी कि पैसे तो जो है वो इतने मिले और आपने जो है वो 30 मिलियन के करीब जो है वो जमा करवाए, बाकी आपने ऊपर वाली रकम जो है वो जमा नहीं करवाई। तो उसके अंदर भी वाज़ेह तौर पर था कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा यूज कर लेता है पैसे या जो है अपने मैं पहले जैसे मिसाल दे चुका हूँ कि गाड़ी सेल होती है या कोई और चीज सेल होती है, तो उसकी जो है हाफ रकम अगर बैंक में रखते हैं और बाकी आप इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की जरूरियात की जिंदगी या कोई और चीज खरीद लेते हैं, तो वो हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमें अपने हक में क्या वो रिकॉर्ड का हिस्सा थी जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी? नहीं साहब जी, जो आप कह रहे हैं कि जो चीजें खर्च हो चुकी हैं वो आपने जो डिक्लेरेशंस दी थी उसमें रिकॉर्ड पे मौजूद थी, जो रकम आप कह रहे हैं कि पहले खर्च हो चुकी थी जो शो नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ? देखें, जो अकाउंट के अंदर पैसे गए वो हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो इलेक्शन कमीशन में हमने एसेट डिक्लेयर किए जो उस वक्त हमारे मौजूद थे, कानून भी यही कहता है कि जो उस टाइम के ऊपर आपके पास मौजूद होती है चीज वो डेफिनेटली आप देते हैं। और बाकी जो चीजें हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई चीज सेल हुई है तो अकाउंट के अंदर पैसे हमारे सबमिट हैं और FBR के अंदर हर चीज हमने डिक्लेयर की हुई है। अब उस हवाले से अगर हमने एविडेंस देनी है तो कौन सा कानून है कि जो कहता है कि आप अपनी एविडेंस जमा नहीं करवा सकते? सही केस जिस टाइप का भी हो। चलें, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आऊंगा तो नईम साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं हाफिज एहसान साहब और जहांगीर जदून साहब के सामने रखूंगा, और इस केस के फैसले के आज के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आना शुरू हो गए, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नईम हैदर पंजौता साहब ने जो अपना दिफा रखा है उसे रखेंगे दोनों कानूनी माहिरीन के सामने, जहांगीर जदून साहब और हाफिज एहसान साहब। लेकिन सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल रिएक्शन भी आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर आया है। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। फैसला आने से पहले ही सबको पता था कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। एक बार फिर वो जिसे कहते हैं पोलिटिसाइज करने वाली बात है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब PDM के तर्जुमान हैं, उन्होंने बड़ा सख्त जुमला लिखा है। उन्होंने लिखा है सियासी मुखालफिन को NRO का ताना देने वाले इमरान खान थोड़ा सा अपनी अहलिया की तरफ नज़र डालकर भी देखें कि अब बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी मुल्क से NRO मांग रही है। ये बहुत ही सख्त बात उन्होंने लिखी है और उन्हें इसको जस्टिफाई करना होगा। लेकिन चूँकि हम लीगल एस्पेक्ट्स पर बात करें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जो सामने आए हैं वो आपके सामने रखें। जहांगीर जदून साहब, नईम साहब जो दिफा रख रहे हैं अपना, आप एग्री करते हैं उस दिफा से लीगली, और आप समझते हैं कि टेक्निकल जो गलती है, मुझे ऐसा लग रहा है एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के पीछे जाने की वजह से कोई एक तकनीकी गलती हुई जिसके नतीजे में ये सारी सूरत हाल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतनी पड़ रही है?
नहीं, इस तरह नहीं है। देखें, ये एक बात तो एडमिट करते हैं कि हमने सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन इनकम टैक्स में FPR में दी हैं। लेकिन दो ये डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, FPR एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका लॉ अलग है, इनकम टैक्स है। यहाँ पे जो फॉर्म होते हैं ना, A, B, C जो फॉर्म होते हैं इलेक्शन कमीशन के, ये स्टेटूटरी फॉर्म होते हैं। ये एक लॉ के तहत अगर कोई MNA अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जमा नहीं करता तो 31 दिसंबर के बाद 15 जनवरी तक उसको टाइम चाहिए, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जब तक आप जमा न करें। कितने मतलब कंपलसरी है। देखिए ना, आपने एक डॉक्यूमेंट्स देना है हाई कोर्ट के अंदर, आप जाके पिंडी रेलवे मिनिस्ट्री में जमा कराएं। आप कहें जी मैंने तो वहाँ पे जमा कराया हुआ, मैं मुझे तो वो कहें जी आपने जमा नहीं कराया, आपके हम अपील डिसमिस का, वो कहें जी नहीं मैंने तो वहाँ पे जमा कराया है। जो देखे ना, प्रॉपर इनसे गलती हो गई है, इन्होंने जानबूझ के किया है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, इनकी नीयत जानती है, लेकिन इनसे ये गलती हो गई है कि इन्होंने फॉर्म पे प्रॉपर जितने भी इनके वो डिस्पोज ऑफ इन्होंने गिफ्ट उसकी इनकम थी, या ये पूरे साल का रिकॉर्ड पड़ता है कि आपने जो एसेट्स एक्वायर किए हैं, जो डिस्पोज ऑफ किए। अब ये कहते हैं जी वो जो हमने एसेट एक्वायर किए, डिस्पोज ऑफ किए, वो हमने इनकम टैक्स में दे दिए। और इनकम टैक्स में आपने दे दिए तो आपने इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं दिए? तो उनका इस हद तक जवाब जो इलेक्शन कमीशन का ठीक बनता है कि इन्होंने हमारे पास जो स्टैट्यूटरी फॉर्म जमा कराए हैं उसके अंदर ये डिक्लेरेशन नहीं थी। ये तो इन्होंने खुद कंट्राडिक्ट कर लिए कि आपने एक चीज इलेक्शन कमीशन से चाहे वो जिस नियत से भी छिपाई है, लेकिन एक तो क्लियर कट की बात आ गई है कि आपने वहां पे डिक्लेयर किए और जहां पे डिक्लेयर करने का लीगल रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस अलग है, इनकम टैक्स के अलग है। अब देखें ना, इसमें तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स अगर आप कंसील करेंगे या मिस डिक्लेरेशन देंगे तो ये करप्ट टैक्स की डेफिनेशन में आता है 167 के तहत। तो उसमें अगर ये डेफिनेशन में पाल करते हैं तो वो उसका ट्रायल 190 जो है इलेक्शन एक्ट उसके तहत होता है। अच्छा, अब ये उस आगे जाके देखते हैं ट्रायल के अंदर कोई खामियां रह गई हैं, ज़ाहिर है उसका बेनिफिट तो कोई भी जो है बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो एक्यूज को जाता है। सही, तो देखते हैं कितना इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। नईम साहब, जो पॉइंट्स उठाए हैं जहांगीर जदून साहब ने, और बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है कि अगर कागजात जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराने और जमा हो रेलवे मिनिस्ट्री में तो जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती। एक जगह पे अपनी जगह पे बात दुरुस्त है, और खासकर इलेक्शन कमीशन जो 31 दिसंबर के बाद रुकनियत मुअत्तल कर देता है, इसका मतलब है जब तक वो नहीं होते आप रुकन नहीं है, तो इम्पोर्टेंस तो उस जगह की है। देखिए, आप ये देख रहे हैं ना जी कि सजा तो इस वक्त जो है वो सस्पेंड हो चुकी है। आप अगर इसके ऊपर बहस करने वाला मामला है, इसके ऊपर नज़ीरें भी पहले मौजूद हैं। सजा जब सस्पेंड नहीं सर, एक सवाल यहाँ पे ले लीजिएगा। आपने कहा सजा सस्पेंड हो चुकी है, मैंने अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स देखी हैं, आप चूंकि तीनों कानूनी माहिर है, मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है कि सजा सस्पेंड होने की भी जो एक बुनियादी वजह है, वो जो डिफेंस आप देना चाह रहे थे वो नहीं लिया गया, उजलत में फैसला हुआ। अगर वो डिफेंस ले लिया जाता तो उसके बाद इस सजा की मुअत्तली भी आसान नहीं होती आपके लिए, जो मैं रीड कर पाया हूं। नहीं, 3 साल सजा जो है ये वैसे ही सस्पेंड जो है हो जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिस भी है और मौजूद है, आपके सामने रोजाना फैसले हो रहे हैं। सही। दूसरे नंबर पर ये है कि जो फैसला है हुआ नीचे, उसके अंदर तो वाकई 1000 ऐसे लकूने हैं जो कि वहां पर मौजूद हैं। जैसे कि 342 की स्टेटमेंट भी ये बात कर रहे हैं, वो भी बड़ी उस दिन जबरदस्ती दी गई, हालांकि प्रॉपर टाइम जो है वो देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी ये बात डिस्कस हुई कि वाकई पूरा किया गया। अगर एक बंदा टाइम मांगता है कि मुझे 1 दिन का टाइम दिया जाए, दुआओं के हवाले से जब मैंने ये स्टेट बात करेंगे, अब चूंकि हम लास्ट सेगमेंट में हैं, आप आज की गिरफ्तारी पर भी कोई कानूनी नुक्ता आपके जहन में है कि गलत हुई है? देखिए, कानून इसके अंदर वाज़ेह है। आईने पाकिस्तान है, उसका आर्टिकल जो 10(1) है वो वाज़ेह कहता है कि अगर आपने किसी बंदे को गिरफ्तार करना है तो आपने उसको इन्फॉर्म करना है कि आप इस मुकदमे में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है या किया गया है। इस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन है, अगर 10 दिन पहले 5 दिन पहले खान साहब को गिरफ्तार किया गया है तो अब तक ना उन्हें पता है ना हमें पता है। तो जब उन्हें पता ही नहीं है तो बिल्कुल आइन की खिलाफवर्जी होगी और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सही। और अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना जरूरी है। जो और मुतल्लिका कोर्ट ने कल उन्हें बुला लिया इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके अंदर कोई हम ये नहीं कह सकते कि यस है। उसकी रीजन ये है कि ना तो इसके ऊपर कोई डेट मेंशन है। सही, आप कह रहे हैं वेरीफाइड या ऑथेंटिक नहीं है। जब तक उसकी वेरिफिकेशन या ऑथेंटिसिटी नहीं होती तो मैं भी उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हाफिज साहब, आप एग्री करेंगे नईम के पॉइंट से आज की गिरफ्तारी के हवाले से, या आप डिसएग्री करेंगे? देखिए, मैं उस पर पहले आता हूँ कि किसी भी पाकिस्तान की जो प्रोसीडिंग चल रही हो और इलेक्शन की प्रोसीडिंग चल रही हो, या
आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही हो, वहाँ के ऊपर बोनाफाइडे या मेलाफाइडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता। उसके अंदर आपके एक्शंस जो हैं, चूँकि लॉ के अंदर दो ही चीज़ें आती हैं, आपका एक एक्ट्रेसरी है, आपका एक मेंजरी है। लेकिन अगर आपका एक्ट्रेसरी जो है वो आ जाता है उस चीज़ के अंदर इन फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन, तो फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस को उस एंगल के मुताबिक लेके जाया जाता। सही। अगर वो चीज़ इस तरह की ना आती, जिस तरह मैंने पहले आपकी तरफ इशारा किया था कि एडमिशन भी ना आता, फिर 120 डेज पे भी आते, और अगर जितनी जद्दोजहद या स्ट्रगल इस एडिशनल सेशन जज के पीछे की गई है, इतनी कोशिश करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाया जाता, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी तो कोशिश हुई ना, अगर वो ना करता तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते उस चीज़ के खिलाफ। चूंकि बुनियादी तौर पे मैं आपको समझू ये है कि जो इस सारे प्रोसेस के अंदर है उसका नुकसान किसको हुआ है? उसका नुकसान जो बाहर है उन्हें नहीं हुआ, उसका नुकसान उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड को हुआ है जो ये समझता है कि मेरी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है और लोग मुझे फॉलो करते हैं। अब वो शख्स जो है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जेल के अंदर चला जाए और उसकी दो पनिशमेंट्स उसको आ जाएं, एक इलेक्शन कमीशन कर दे बावजूद इस चीज के कि आप स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं, और दूसरा दो जगह से सजा भी ले, और दूसरा एडिशनल सेशन जज की दो सजाएं आ गई। एक उसने 3 साल किया। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? अब इसका सोल्यूशन हाई कोर्ट ही इसका फैसला करेगी या दोबारा लोअर कोर्ट जाएगा? इस केस के अंदर देखा जाए अभी भी जो ये स्ट्रेटजी चल रही है, ये अभी भी जो वो फैसला नीचे आया है उसके मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे, उसके टेक्निकलिटीज पे कर। अगर फर्ज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो उस फैसले को करके दोबारा भेजता है कि जी आप जाएं और अपनी बात करें, तो बात तो फिर वही चल गई, फिर दोबारा मेरिट्स पे आएगी। चीज पे आ गई। इसका जो इम्पोर्टेंट इस चीज के अंदर है, एक दो तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक आपकी होती है इमीडिएट स्ट्रैटेजी, एक होती है आपकी मीडियम और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इमीडिएट स्ट्रैटेजी अभी आपके ख्याल में ये मामला अब हाई कोर्ट में सेट असाइड होगा या फिर सेशन कोर्ट वापस जाएगा? अननेसेसरीली हमने 426 की एप्लीकेशन को हाइप दी, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। आप रोज कोर्ट्स के अंदर जो हैं वो 426 की एप्लीकेशन सस्पेंड होती हैं, वो रोज इस्लामाबाद नहीं, अब सेट असाइड तो इसने कहीं ना कहीं होना है, हाई कोर्ट में होगा, सेशन कोर्ट में इसने सबसे पहले सेट असाइड होना है। 410 के जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर की है, चाहे वो पूरी सेट असाइड कर दे या सेट असाइड करके रिमांड कर दोबारा। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अगर वो 21 अक्टूबर का फैसला जो है वो आपकी राह में खड़ा रहा हुआ है और आप सिर्फ और सिर्फ उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं या आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, तो वो आपको इतना हिंच करेगा कि दोनों टेक्निकल डिले जो है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम बन गया है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह।